आँख में, आई के बारे में, आँख के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आँख का जो है क्या चीज़ें हैं, देख लीजिए। मनुष्य में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं, जो कि अस्थिल गड्ढों में स्थित होते हैं। समझ गए। इन अस्थिल गड्ढों को नेत्र कोटर आई ऑर्बिट कहते हैं। आई ऑर्बिट, आँख कहाँ होता है? आई ऑर्बिट में होता है, मतलब आँख के कक्ष में होता है। समझ गए, एक चीज़ समझ गए, यह आई ऑर्बिट में होता है। इस चीज़ को तो आप लोग समझ गए ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आई लगभग जो है 4/5 भाग आई ऑर्बिट के अंदर धंसा होता है। आँख का जो लगभग भाग होता है ना, वह आँख के लगभग भाग में 5 हिस्सा में से 4 हिस्सा जो भाग होता है ना, यह जो है आई ऑर्बिट में जो है धंसा हुआ रहता है। और जो बाहर दिखता है वह सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा ही दिखता है। बाकी जो लगभग 4 हिस्सा है वो आपके अंदर धंसा हुआ होता है, जो आपको नहीं दिखता है। समझ गए। तो यही जो है आपका नेत्र कोटक जो होता है, नेत्र कोटक जो होता है, यह आई ऑर्बिट होता है। समझ गए। और इन अस्थिल गड्ढों, मतलब जो अस्थिल गड्ढ होता है उसको आई ऑर्बिट, आँखीय कक्ष भी कहते हैं। समझ गए। चलिए ये समझ गए। अब देखिए आँख की संरचना देखिए। आँख की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ आई। कॉर्निया को छोड़कर शेष नेत्र गोलक में, देखिए कॉर्निया को छोड़कर शेष नेत्र गोलक में बाहर से भीतर की ओर निम्न 3 लेयर पाई जाती हैं। देखिए कॉर्निया को छोड़कर आपके जो नेत्र गोलक होता है उसमें 3 लेयर होता है, जो बाहर से भीतर की तरफ में 3 लेयर होता है कॉर्निया को छोड़कर आई के स्ट्रक्चर में। ठीक है। देखिए पहला होता है आपका दृढ़ पटल। दृढ़ पटल या इसी को हम लोग स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। समझ गए ना। दृढ़ पटल या इसी को स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। समझ गए ना। स्क्लेरोटिक परत, स्क्लेरोटिक परत या दृढ़ पटल, पहला परत याद रखिएगा। दूसरा जो परत होता है नेत्रगोलक का, वो होता है रक्तक पटल या फिर कोरोवाइड। ठीक है ना, कोरोवाइड लेयर। समझ गए। चलिए तीसरा जो लेयर होता है वो होता है दृष्टि पटल या फिर रेटिना का। समझ गए। तो ये कुल 3 लेयर से जो है आपके आँख जो है बनता है। समझ गए। पहला कौन है आपका? स्क्लेरोटिक लेयर, कोरोवाइड लेयर और रेटिना, 3 लेयर में बना है। चलिए अब देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ें जो है आँख के इस 3 लेयर में विद्यमान रहता है। सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी, आई के अग्रभाग एंटेरियर में कोरोवाइड परत से सिलियरी काय का निर्माण होता है। समझ गए ना। सिलियरी बॉडी का निर्माण होता है। सिलियरी बॉडी लेंस के आकार का नियमन करती है। सिलियरी मसल्स में होने वाले संकुचन एवं शिथिल के द्वारा लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है। समझ गए। सिलियरी बॉडी क्या करता है? हमारे आँख के जो मसल्स होता है उस पर नियंत्रण करता है और उसके द्वारा ही संकुचन और शिथिल होने पर लेंस के मोटाई में घटाव और बढ़ाव होता है, मतलब परिवर्तन होता है। तो समझ गए। तो सिलियरी बॉडी जो होता है आपके इंटीरियर पार्ट में कोरोवाइड परत से, मतलब कोरोवाइड लेयर से जो है सिलियरी बॉडी का निर्माण होता है। आई के जो अग्रभाग होता है ना, सीधा समझिए सिलियरी बॉडी के बारे में कि आई का जो आगे वाला भाग होता है एंटेरियर, उसमें जो कोरोवाइड परत होता है ना, तो उस कोरोवाइड परत से ही जो है आपके सिलियरी बॉडी का निर्माण होता है। अब सिलियरी बॉडी जो होता है वह लेंस के आकार को कंट्रोल करता है। कैसे? जब सिलियरी मसल, सिलियरी मांसपेशी जो है हमारे आँख को संकुचन और शिथिल के द्वारा जो है लेंस के मोटाई में परिवर्तन करता है और इससे आकार में जो है क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो सिलियरी पेशी के बारे में जान गए। जो सिलियरी पेशी किसके द्वारा निर्माण होता है? यह कोरोवाइड परत से सिलियरी पेशी का निर्माण होता है आँख के आगे वाले भाग से। समझ गए ना कि आँख के आगे वाले भाग से कोरोवाइड परत से सिलियरी बॉडी का निर्माण होता है, जो लेंस के आकार के नियमन करता है। यह संकुचन करता है सिलियरी पेशी के द्वारा, आँखों में संकुचन और शिथिल होता है, जिसके द्वारा लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है। समझ गए सिलियरी बॉडी। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए आइरिस। आइरिस क्या करता है कि आइरिस के बारे में देखिए। कॉर्निया के पीछे एवं लेंस के आगे कोरोवाइड परत स्क्लेरोटिक परत से अलग होकर भीतर की ओर झुक जाती है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है जिसे पुतली या तारा कहते हैं। ठीक है। आइरिस के बारे में समझिए। कॉर्निया, समझ गए ना। कॉर्निया के पीछे लेंस के आगे कोरोवाइड परत स्क्लेरोटिक परत से अलग होकर भीतर की ओर झुक जाती है। मतलब जो कोरोवाइड परत होता है ना, यह स्क्लेरोटिक परत से अलग हो जाता है और अलग वह होकर भीतर की ओर, जैसे ये आपका हो गया कोरोवाइड, समझ गए ना, और ये आपका हो गया स्क्लेरोटिक
ये हो गया स्क्लेरोटिक, समझ गए। तो यह जो है ये आपका जो क्रोवाइड है यह जो है इससे अलग होकर यह जो है झुक जाता है भीतर की ओर, और यही जो है आपके आइरिस यही कहलाता है, जो भीतर की ओर क्रोवाइड झुक जाता है इससे स्क्लेरोटिक परत से अलग होकर, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया। आइरिस के मध्य छिद्र में जो है आपके छिद्र पाया जाता है आइरिस के मध्य में, जिसे हम लोग पुतली या तारा कहते हैं। समझ गए चीज़ को। चलिए, आइरिस क्या होता है समझ गए ना, कि आइरिस क्रोवाइड परत जो स्क्लेरोटिक परत से अलग होकर अपने भीतर की ओर झुक जाता है, और झुकने के बाद जो है उसे हम लोग आइरिस कहते हैं। और आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, और इसी छिद्र को हम लोग पप्पिल या फिर तारा या पुतली बोलते हैं। समझ गए। चलिए, तो आइरिस के बारे में समझ गए। चलिए देखिए, अब ये जो क्रोवाइड परत जो झुकता है स्क्लेरोटिक से अलग होकर, तो यह क्रोवाइड परत कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे होता है तथा लेंस के आगे होता है। मतलब यह जो है आपका ये हो गया आपका कॉर्निया हो गया, एक कॉर्निया है, समझ गए, एक कॉर्निया है, और ये जो है आपका यहाँ पे आपका लेंस है, समझ गए ना, ये लेंस है और ये आपका कॉर्निया है। तो कॉर्निया के पीछे यानी इधर, समझ गए, और लेंस के आगे, मतलब इस दोनों के बीच में जो है आपका क्रोवाइड होता है, और यह क्रोवाइड जो है स्क्लेरोटिक परत से अलग होकर झुकता है, और झुकने के बाद इसमें एक छिद्र होता है जिससे हम लोग आइरिस पुतली बोलते हैं। समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे दृष्टि पटल रेटिना के बारे में देखिए। ये सब आपका नेत्र का ही एक भाग होता है, ठीक है। देख लीजिए, रेटिना आँखों में पाई जाने वाली सबसे आंतरिक परत होती है। रेटिना क्या है, आँख में पाई जाने वाली सबसे आंतरिक परत होती है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ गए। क्रोवाइड कौन सा होता है आप लोग को पता है ना, अभी पढ़ाए हैं ऊपर में। क्रोवाइड मध्य वाला होता है और सबसे ऊपर वाला स्क्लेरोटिक। समझ गए। चलिए, कॉर्निया को छोड़कर लेंस देखिए। लेंस क्या होता है, मनुष्य की प्रत्येक आई में आइरिस के पीछे एक पारदर्शी तथा उभयोतल बाइकॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, ठीक है ना। लेंस क्या होता है, लेंस एक पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है तब ना इस पार के उस पार चीज़ों को देख पाता है लेंस के द्वारा। तो अगर अपारदर्शी रहेगा, अपारदर्शी का मतलब है कि व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाना। समझ गए ना। चलिए, तो लेंस क्या होता है, मनुष्य की प्रत्येक आई में आइरिस के पीछे, पुतली के पीछे एक पारदर्शी जो है तथा उभयोतल लेंस पाया जाता है। समझ गए ना। आइरिस के पीछे पारदर्शी और उभयोतल लेंस पाया जाता है। समझ गए। चलिए, लेंस निलंबन तंतुओं द्वारा सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है। लेंस जो होता है यह सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है, तभी तो जो है सिलियरी बॉडी जो है जैसे चाहता है वह पुतली इधर से उधर जो है करते रहता है। समझ गए ना। चलिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस धुंधला, भूरा व कम लचीला होता जाता है। इस बीमारी को मोतियाबिंद कहते हैं। समझ गए ना। जैसे जैसे व्यक्ति में उम्र बढ़ता है, आँख का जो लेंस होता है धुंधला, भूरा और कम लचीला होते जाता है, जिसके कारण जो है मोतियाबिंद भी होता है। समझ गए। तो यही जो है आपका हो गया लेंस का, ठीक है। लेंस जो है नेत्र गोलक की गुहा के दो भागों में विभक्त होता है। लेंस जो होता है ना यह दो भागों में विभक्त होता है नेत्र गुहा में, ठीक है ना। देख लीजिए, पहला है जलीय कक्ष एक्वस ह्यूमर और दूसरा होता है ब्यूटरस ह्यूमर। समझ गए। देख लीजिए, जलीय कक्ष क्या होता है, यह कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है। एक कहाँ होता है, एक साइड कॉर्निया है, एक साइड लेंस है। इसके बीच में जो पाया जाएगा यह जलीय कक्ष एक्वस ह्यूमर होता है। इस कक्ष में जल के समान एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यानी कॉर्निया और लेंस के बीच में एक जलीय द्रव होता है जो क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। समझ गए। चलिए, दूसरा यहाँ पे देखिएगा ब्यूटरस चेंबर है, या इसी को ब्यूटरस फ्लूइड, ब्यूटरस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और ब्यूटरस ह्यूमर भी बोलते हैं। यह लेंस के पीछे स्थित होता है तथा इसमें कच्चाभ द्रव ब्यूटरस फ्लूइड पाया जाता है। यानी एक आपका देखिएगा कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है आपका एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, जबकि लेंस के पीछे आपका ब्यूटरस ह्यूमर होता है। और दोनों क्या है, यह कच्चाभ होता है ब्यूटरस, और यह आपका क्या होता है आपका जलीय द्रव। समझ गए। चलिए, दोनों के बारे में समझ गए। चलिए, अब देखिए नेत्र के क्रिया विधि में आपको जो है नेत्र के क्रिया विधि देख लीजिए। दूर की वस्तुओं को देखने के दौरान सिलियरी बॉडी
के पेशी तंतु शिथिल हो जाता है एवं लेंस को लटकाने वाले निलंबन तंतु फाइबर तन जाते हैं, फलस्वरूप लेंस पतला एवं चपटा हो जाता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर दूर के चीज़ों को देखता है ना, तो उसके देखने में सिलियरी बॉडी, जो सिलियरी काय होता है, सिलियरी मसल्स, ये बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, इसके जो तंतु होते हैं सिलियरी बॉडी का, यह जो है शिथिल हो जाता है। और शिथिल होने से जो लेंस होता है, वह लेंस के जो लटकने वाला निलंबन तंतु होता है, यह जो है तन जाता है, टाइट हो जाता है, टेंशन आ जाता है इसमें, समझ गए, जिससे लेंस जो है पतला एवं चपटा हो जाता है। जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ को तान कर रखेंगे तो वह चीज़ें क्या होगा, पतला होगा, तन जाएगा, तो यह जो है दूर की वस्तुएं व्यक्ति को दिखाई देता है, समझ गए। लेकिन जो व्यक्ति कोई व्यक्ति नीचे नज़दीक की चीज़ों को देखता है तो कैसे दिखता है, देख लीजिए। नज़दीक की वस्तुओं को जब दिखता है तो जो है देखने के दौरान जो सिलियरी बॉडी का जो पेशी होता है ना, वह जो है तंतु संकुचित हो जाते हैं। ऊपर में दूर में देखने में शिथिल हो जाता था, लेकिन यहाँ पे संकुचित हो जाता है एवं लेंस को लटकाने वाले निलंबन तंतु ढीले हो जाते हैं। वहाँ पे तन जाता था, लेंस को लटकाने वाला जो निलंबन तंतु था वहाँ पे तन जाता था, जिसके कारण लेंस चपटा और पतला हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जो लेंस का लटकाने वाला जो निलंबन तंतु है, पास के वस्तुओं को देखते समय जो है लेंस का जो निलंबन तंतु होता है वह ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ने से लेंस मोटा और बाइकॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है, जिससे जो है नज़दीक का वस्तु देख पाता है व्यक्ति। समझ गए चीज़ को, चलिए। अब देखिए आँख के संरचना में कुछ अन्य सहायक अंग होते हैं, जिसको देख लीजिए। एक होता है कंजक्टिवा, एक होता है आईलिड्स पलके, और एक होता है आई लैसेज बरौनिया, और एक होता है आपका भौं, ये मोहे नहीं होगा, भौए होगा यहाँ पे, आईब्रोज, समझ गए। और पांचवा है अश्रु ग्रंथि लाइक्रिमल ग्लैंड, समझ गए। ये सब आपके सहायक आँख का संरचना है। इसमें जो है आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, अश्रु ग्रंथि, भौए, बरौनिया, पलके, कंजक्टिवा, समझ गए। तो ये आँख का संरचना हो गया, समझ गए। कोशिका किसे कहते हैं बताना है, ठीक है। तो देखिए मानव कोशिका, सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो कोशिका होता है, जो सेल होता है, यह बॉडी का, शरीर का एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब यह आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में भी रोल निभाता है और आपके बॉडी में जो सभी ऑर्गेन हैं वो ऑर्गेन फंक्शन में भी यह भूमिका निभाता है। मतलब शरीर कैसे काम करता है उसमें भी भूमिका निभाता है, और शरीर का रचना कैसे किस ऑर्गेन का होता है उसमें भी भूमिका सेल का रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी और सूक्ष्म इकाई जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रिया को करने की क्षमता रखता है, उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका जो होता है हमारे बॉडी में सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म इकाई है, ठीक है, जो फ्री रूप से जीवन के क्रियाओं को करने की क्षमता रखता है। इससे ही हम लोग कोशिका कहते हैं, समझ गए। कोशिका के चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली से ढकी रहती है। जो कोशिका है वह अपने चारों ओर से जो है प्लाज्मा झिल्ली से ढकी रहती है। कोशिका शरीर की बनावट का मुख्य आधार है। हमारा शरीर का कोई भी ऑर्गेन बना है, चाहे हड्डी हो, चमड़ा हो, कुछ भी बना है, यह सब सेल से ही निर्मित हुआ है, कोशिका से ही निर्मित हुआ है। क्योंकि जो कोशिका होता है मिल मिल के एक जाल बनाता है, ठीक है, मिल मिल के एक जाल बनाता है, समझ गए। और यह ऊतक बनाता है, सेल मिल के ऊतक बनाता है, और वह ऊतक सब मिल के बॉडी का निर्माण करता है। तो इसीलिए कहता है कि जो कोशिका है वह शरीर की बनावट में मुख्य भूमिका निभाती है। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। देखिए कोशिका फ्री रूप से बॉडी में काम करता है, स्वतंत्र रूप से काम करता है, ठीक है। यह जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह प्लाज्मा झिल्ली से चारों ओर से ढकी हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और यह शरीर की बनावट की मुख्य आधार होती है कोशिका, ठीक है। विदाउट कोशिका आपके बॉडी का निर्माण संभव नहीं है, समझ गए। चाहे वो हड्डी जो देखते हैं, हड्डी भी एक कोशिका के ही बना होता है। मांस देखते हैं वो कोशिका ही है, सब मिल मिल के बनाता है, ठीक है ना। तो ये कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। चलिए यहाँ पे इंग्लिश दे दिए हैं हम। मुख्यतः कोशिका के 3 भाग में एक होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद होता है साइटोप्लाज्मा, और एक होता है न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली होता है जो चारों साइड से मेम्ब्रेन ढका रहता है। उसके बाद कोशिका द्रव होता है, जो कोशिका के अंदर द्रव होता है काफ़ी बड़ा अमाउंट में, वह कोशिका द्रव होता है, साइटोप्लाज्म। और बीच में जैसे मानिए यह कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है। कोशिका के चारों साइड ये जो होता है, ये वाला ढकने वाला, यह झिल्ली होता है, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में जो है आपके तरल भरे होते हैं, द्रव भरे होते हैं, जिस पर सभी कोशिका के अंग तैरते रहते हैं। तो ये द्रव जो होता है बीच में, यह कहलाता है साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव। और इसके बीच में होते हैं न्यूक्लियस केंद्रक, ठीक है, जिसमें आपका
पाया जाता है क्रोमोसोम न्यूक्लियक डीएनए जो होता है। तो यही आपका कोशिका होता है। बेसिकली 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ये प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, बीच में द्रव भरा रहता है और सबसे केंद्र में होता है न्यूक्लियस केंद्रक, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब आता है महत्वपूर्ण बातें हैं कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। अब सेल का बनावट कैसे, अब चूंकि सेल आपके बॉडी के बनावट में भूमिका निभाता है तो सेल भी तो एक कैसे बनता है इसको तो जानना होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी सेल के जो संरचना होता है, देखिए मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्मतम जीवित इकाई होती है सेल। कोशिका ऊपर भी देखे हैं कि बॉडी में पाए जाने वाला यह सबसे सूक्ष्मतम छोटा जीवित इकाई होता है, यूनिट होता है, ठीक है। कोशिका चारों ओर से, मतलब ये जो कोशिका होता है मैंने अभी बताया कि यह चारों ओर से झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली से, मेम्ब्रेन से ढकी होती है, ठीक है। यह शरीर के संरचनात्मक इकाई है। मैंने पहले बताया कि यह शरीर के स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ठीक है। यह शरीर के स्ट्रक्चर मतलब संरचना में भूमिका अपना काफ़ी ज़्यादा निभाता है। कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन 3 भाग है पहले ही बता दिए, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका भित्ति कहिए या कोशिका झिल्ली कहिए, वही बातें हैं, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण ऑर्गेन होता है सेल का। बात समझ गए, आगे चलिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यही कोशिका है। कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन फिगर के माध्यम से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जैसे मानिए ये कोशिका है, कटा हुआ भाग है, बीच से दर्शाने के लिए काटा गया है, ठीक है। लेकिन ये समझिए गोलाकार है, समझिए ये गोलाकार है इस प्रकार से। अब मैं आपको बता दूं, ये जो पीला वाला आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये पीला वाला जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये है कोशिका झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेल भित्ति भी आप कह सकते हैं, जो कोशिका को आकार देता है, जो कोशिका को क्या करता है, आकार देता है, साइज बना के रखता है, कोशिका झिल्ली भित्ति, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा आप लोग क्या देखे हैं, दूसरा साइटोप्लाज्म देखे हैं। तो जो आप लोग को ये मटमैला जो ये दिख रहा है बीच में, ये वाला भाग जो मटमैला दिख रहा है आपको, जो बड़ा भाग है, ये कटा हुआ जो मटमैला पानी के कलर जो भाग है, ये पानी के कलर के जैसा ये जो भाग है ना, ये द्रव है। ये इसी द्रव को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। अब ये कोशिका में द्रव भरा होता है। इस द्रव को आकार कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति या झिल्ली, जो अपने द्रव जो भरा रहता है उसको एक आकार में रखता है, ठीक है। उसके बाद इस द्रव में विभिन्न ऑर्गेन जो है आपके तैरते रहते हैं, ठीक है। विभिन्न जो ये द्रव आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग जो है अंग है, जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गोल्गी काय है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सब तैरते रहता है, ये सब कोशिका का अंग है, ठीक है। ये सब कोशिका का अंग है। मुख्यतः होते हैं 3 ही कोशिका में स्ट्रक्चर में। एक बाहर वाला भित्ति होता है जिसको झिल्ली भी कहते हैं। उसके बाद आपके द्रव भरा होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिस पर सभी ऑर्गेन तैरता हुआ रहता है। और बीच में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है, एक केंद्रक होता है। इसी केंद्रक में आपके डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो ये मुख्यतः 3 ऑर्गेन याद रखिएगा। बाकी हम लोग को इसके सारे ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है, तो चलिए हम लोग जो है इसके देखते हैं एक एक करके। बात समझ गए, चलिए। पहला होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में देखिए, कोशिका केंद्र को कोशिका नाभिक भी कहते हैं। अब चूंकि यह बीच में रहता है तो इसे सेंटर कहिए या नाभि कहिए। जिस प्रकार से ह्यूमन का बॉडी में सेंटर माना जाता है नाभि को, उसी प्रकार से कोशिका में जो केंद्र होता है वह न्यूक्लियस नाभि हम इसको कह सकते हैं। तो कोशिका केंद्रक को, न्यूक्लियस को हम लोग नाभिक भी कहते हैं, ठीक है। यह कोशिका के बीच में गोलाकार या अंडाकार आकृति होता है। ये जो सेल है इसके बीच में आपके क्या होते हैं, गोलाकार या अंडाकार आकृति के न्यूक्लियस केंद्रक होते हैं इसमें, ठीक है। कंकालीय पेशियों, स्केलेटन मसल्स एवं कुछ अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं में एक या एक से ज़्यादा भी केंद्रक होते हैं, परंतु लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गेन हैं, चाहे वो रक्त हो, हड्डी हो, मांस हो, स्किन हो या कोई अदर ऑर्गेन हो, यह सब में कोशिका है और सभी कोशिका में आपको केंद्रक पाया जाता है। बट जो ब्लड का आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, इसमें आपके केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा भी कि किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं शरीर के, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बाकी जो स्केलेटन, जो कंकालीय पेशी होता है बॉडी का, स्केलेटन मसल्स जो होता है, उसमें एक से अतिरिक्त भी जो है कोशिका केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, लेकिन आरबीसी में नहीं होता है। ये बातें ध्यान में रखिएगा।
केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत वाली छिद्रमय केंद्रक को कला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। ठीक है, अब जिस प्रकार से पूरे कोशिका को चारों ओर से कौन प्लाज्मा झिल्ली ढक के रखता है, ठीक है, दीवार प्लाज्मा भित्ति कहिए या झिल्ली कहिए, कोशिका को ढक कर रखता है, उसी प्रकार से बीच में जो केंद्रक है, सेंटर है, इस बीच में जो ये सेंटर है, इसके चारों साइड से भी जो है आपके केंद्रक को ढक कर रखता है कौन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली केंद्रक को ढक के रखता है। ठीक है, समझ गए। कॉमन क्या है, देखिए कोशिका को ढक कर रखता है, उसे प्लाज्मा झिल्ली कहिए या उसी को सेल वाल कहिए, वही है, कोशिका को पूरा ढकता है। और केंद्रक को ढकेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर वाल कहिए। ठीक है, वही बात है। केंद्रक 3 भागों में विभाजित होता है। अब ये जो सेंटर है, ये सेंटर है, ये भी 3 भागों में विभाजित होता है, एक एक करके समझिएगा। पहला में है केंद्रक झिल्ली। अभी मैंने आपको बता दिया कि केंद्रक झिल्ली का क्या काम है। तो केंद्रक झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली यानी जो कोशिका के बाहर वाला झिल्ली है, इसी के समान जो है यह अंदर वाला भी झिल्ली होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को छानना होता है। अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, केंद्रक के चारों ओर मौजूद होता है ये कोशिका के अंदर में। तो इसका काम है कि प्रोटीन को यह फिल्टर करने का काम करता है, छानने का काम करता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, पहला। दूसरा है न्यूक्लियोस होता है उपकेंद्र, न्यूक्लियस से बना है न्यूक्लियोस उपकेंद्र, यह गोलाकार होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। केंद्रक में ही मौजूद होता है उपकेंद्र जो गोलाकार होता है, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, संश्लेषण करता है। बात समझ गए। चलिए, तीसरा है क्रोमैटिन। आपके इसी में मौजूद होता है क्रोमैटिन। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का एक जाल होता है, इससे क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमैटिन कोशिका का मुख्य आधार होता है। ठीक है, क्रोमैटिन जो होता है यह सेल का मुख्य आधार होता है। ठीक है, क्रोमैटिन जो है यह सेल का मुख्य आधार है। इसी के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का एक जाल होता है जो क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इसीलिए लोग कहता है कि जो क्रोमोसोम होता है वह डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, और ये जो क्रोमैटिन होता है ये कोशिका का मुख्य आधार है, क्योंकि यही डीएनए और हिस्टोन को रखता है जो क्रोमोसोम का निर्माण करता है। बात समझ गए। तो न्यूक्लियस में 3 ऑर्गेन, पहला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला, ठीक है, दूसरा हो गया उपकेंद्र और तीसरा हो गया क्रोमैटिन। ये 3 जो है आपके पाया जाता है केंद्रक में। ठीक है, आगे चलिए। और दूसरा है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। मैंने आपको बता दिया कि साइटोप्लाज्म सबसे बड़ा भाग होता है, यह एक द्रव होता है जो कोशिका के पूरे कोशिका में फैला रहता है, और इसी द्रव पर कोशिका के अंदर, इसी द्रव के अंदर जो है जितने भी कोशिका के अलग अलग पार्ट है, अंग है, वो सब तैरते रहते हैं। ठीक है ना। कोशिका के अंदर केंद्रक के अतिरिक्त, मतलब ये जो बीच वाला केंद्रक होता है, जैसे मानिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ए हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका के बाहरी परत भित्ति, और बीच में हो गया एक केंद्रक। ठीक है, बीच में हो गया एक केंद्रक। तो एक केंद्रक के अलावा, ठीक है, जितने भी ये सारे के सारे ये जो जगह देख रहे हैं, ये सब में द्रव भरा रहता है और उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सब में द्रव भरा होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कोशिका के अंदर केंद्रक के अतिरिक्त समस्त भाग में कोशिका द्रव भरा रहता है। बात समझ गए। यही कोशिका द्रव कोशिका का जीवन सार होता है। अब ये जो द्रव होता है कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म, यही जीवन का इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी द्रव पर कोशिका के समस्त जीवन क्रियाएं आधारित होता है। ये जो द्रव होता है इसके अंदर, इसी द्रव के ऊपर निर्भर करता है कोशिका का पूरे जीवन। ठीक है, कोशिका की आकृति भिन्न हो सकती है, अलग अलग आकृति का कोशिका हो सकता है, परंतु सभी कोशिकाओं में द्रव समान भरा होता है। भले कोशिका का शेप साइज अलग अलग होगा, मानते हैं, बट जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होगा वह सब में इक्वल होगा। ठीक है, और उस द्रव को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो केंद्रक के अलावा पूरे कोशिका में यही भरा रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के द्वारा कोशिका के वृद्धि, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, चयापचय, प्रजनन, उत्तेजना तथा गति आदि जीवित अवस्था की सभी क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका में जितने भी क्रिया, काम, पाचन, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, प्रजनन, उत्तेजना, गति, ये सब के सब जो है इसी के द्वारा होता है, साइटोप्लाज्म के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझिएगा। कोशिका द्रव के मुख्य 2 रूप है। कोशिका द्रव के मुख्यतः 2 प्रकार कहिए, 2 रूप कहिए, ये चीज़ें हैं। ठीक है, एक एक करके समझिए। पहला होता है साइटोसोल और दूसरा होता है सेल ऑर्गेन। ठीक है, साइटोसेल और सेल ऑर्गेन, ये 2 मुख्यतः ऑर्गेन होते हैं किसका, जो ये आपके कोशिका द्रव होते हैं। तो कोशिका द्रव के बारे में समझ गए कि भले कोशिका का संरचना
अलग अलग हो, लेकिन सब में एक ही साइटोप्लाज्मा भरा रहता है, एक ही द्रव होता है, एक ही तरह के। केंद्रक के अलावा जो कोशिका के अंदर जो भी एरिया है उसमें साइटोप्लाज्मा ही होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव ही होता है। यह कोशिका द्रव कोशिका के क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण जो है क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ठीक है, क्रिया, गति, सब चीज़ कोशिका का होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें ध्यान में आपको रखना है, ओके। चलिए अब आता है जो तीसरा पार्ट मैंने आपको पहले ही बताया, कोशिका कहिए, कोशिका झिल्ली कहिए, कोशिका भित्ति कहिए, तीनों एक ही तरह के होता है, एक ही नाम है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे सेल मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, दोनों एक ही नाम है, कोशिका का झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, बात वही है, ठीक है। चलिए साइटोप्लाज्म के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिससे होकर निश्चित पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने दिया जाता है, वह अन्य पदार्थों को रोक दिया जाता है। अब झिल्ली जो होता है यह कोशिका को शेप देता है, आकार देता है, निश्चित आकार देता है, ठीक है, एक भित्ति के समान होता है। अब चूंकि इस कोशिका में द्रव भरा होता है तो द्रव को एक आकार देने के लिए आपको एक सामान चाहिए, तो वह सामान जो होता है वह काम करता है, यह सेल मेम्ब्रेन भित्ति का काम, जो कोशिका को शेप देता है। शेप देने के साथ में यह छन्नी का भी काम करता है, ठीक है, यह छन्नी का भी काम करता है। अब जबकि जो कोशिका है उसको तो बॉडी में है, तो उसको जो भी हम खाते पीते हैं वो सेल के अंदर कैसे जाता है, तो वो यही भित्ति के अंदर भित्ति के द्वारा जाता है। जो जरूरी के पदार्थ होते हैं यह कोशिका भित्ति अंदर जाने देते हैं, जो अन्य पदार्थ होते हैं यह कोशिका झिल्ली जो है रोक देता है अंदर जाने से। तो ये महत्वपूर्ण जो है काम है कोशिका झिल्ली का, ठीक है। कोशिका कल्ला या झिल्ली कहिए जीव द्रव के रासायनिक संगठन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। जीव द्रव यानी वही जो साइटोप्लाज्मा होता है उसके संगठन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करता है, मतलब रचना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान का कार्य करता है। अभी ऊपर देखें कि यह जो है उपयोगी पदार्थों को अंदर आने देता है छनकर, और बाकी के जो पदार्थ होता है उसको बाहर ही रोक देता है। तो यह कोशिका के अंदर आदान प्रदान का भी काम करता है। कौन कौन सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका को तोड़ने में मदद करती है। अब ये जो भित्ति दीवार जो देखे हैं, कला जो देखे हैं, इसमें एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। यह हार्मोन को अंदर तथा बाहर आने जाने में मदद करता है या बाहरी उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है। अब चूंकि ये जो एक भित्ति है इसके अंदर अगर जो भी चीज़ें ज़रूरत है, अगर ये भित्ति ये मेम्ब्रेन अगर नहीं जाने देगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। उस कारण यह हार्मोन हो या कोई द्रव हो, जरूरी के जो भी पदार्थ हो उसको जो है अंदर बाहर जाने आने में मदद करता है, और इसी प्रकार से हार्मोन को भी यह अंदर बाहर जाने देता है, तभी तो यह वृद्धि होता है, बॉडी में वृद्धि और विकास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और यह बाहरी उत्तेजनाओं को भी ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से यह जो है सेल मेम्ब्रेन हो गया। सभी चीज़ों को समझ गए। चलिए अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ इतना आसानी से अगर आप नहीं एक बार और वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तो नहीं समझने की चीज़ है। और बहुत लोग बायो साइंस में इसी कारण फेल करते हैं कि छोड़ ही देते हैं, सोचते हैं एग्जाम के टाइम में हो जाएगा, और होता नहीं है, क्योंकि अभी जब नहीं कीजिएगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर में लोग इसीलिए गड़बड़ हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब चीज़ नया नया रहता है, उतना ध्यान देते नहीं हैं, बार बार प्रैक्टिस करते नहीं है, इसी कारण याद नहीं होता है और एग्जाम में गड़बड़ कर जाते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर बार बार सामने आ जाए वो पुरान हो जाएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन चूँकि फर्स्ट ईयर नए नए रहता है, चीज़ें नए रहते हैं, तो लोग उतना प्रैक्टिस नहीं करता, इस कारण दिमाग में नहीं बैठ पाता है और फिर कहते हैं याद नहीं होता है। तो चीज़ें को बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो 3 महत्वपूर्ण अंग आप लोग देख लिए। अब जो भी चीज़ें हम देखेंगे वह सब के सब कोशिका अंग होगा। जो अभी ऊपर देखे ना आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में, कि इसमें एक सेल ऑर्गेन कोशिका अंग होता है, ठीक है। तो वो सभी कोशिका अंग जो है उसी साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, उसी द्रव के अंदर तैरता रहता है। उसमें से है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है, इसे आप लोग को पता है कि इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या के थैली कहते हैं, यानी यह अपने कोशिका के अपने ही पचा देता है, ठीक है, मार देता है। लाइसोसोम कोशिका के झिल्ली के निकट यानी सेल मेंबर के अंतर्गत निकट अंडाकार या गोलाकार आकृति में कालामयी संरचना मेम्ब्रेनस वेसिकल होती है। लाइसोसोम कौन सा है, चलिए मैं आपको एक बार फिगर के माध्यम से दिखाई देता हूँ। देखिए लाइसोसोम कौन सा है, लाइसोसोम ए वाला है, ठीक है। लाइसोसोम यह सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल मेंबर कौन सा है, यही ना सेल मेंबर, यह सेल मेंबर के सबसे नज़दीक है। देखिए तो इसके नज़दीक है ना, सबसे नज़दीक तो है यही। तो यह सेल मेम्ब्रेन, इसे लाइसोसोम कहते हैं। यह अपनी कोशिका को खुद पचा देता है, मतलब कोशिका के अंदर जो अन्य कोशिका होता है उसको खुद यह पचा देता है, समझ गए, मार देता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है।
चलिए यहाँ पे देखिए लाइसोसोम का क्या काम है। तो लाइसोसोम कोशिका झिल्ली के अंतर्गत निकट अंडाकार गोलाकार आकृति होती है। इसके अंदर एंजाइम जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फेट, प्रोटीएज, लाइपेज और ग्लाइकोसाइडेज आदि उत्पन्न होते हैं। मतलब इसके अंदर एंजाइम जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फेट, ठीक है, प्रोटीएज, लाइपेज और ग्लाइकोसाइडेज आदि उत्पन्न होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जो भोजन को पचाती है तथा एंजाइम न्यूक्लिक एसिड DNA RNA के बड़े अणुओं को खंडित करके छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करते हैं, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी पचा देता है। लाइसोसोम क्या होता है कि जो मृत कोशिका होता है उसको भी यह खत्म कर देता है, पचा देता है। इसीलिए इसे सेल नेक्रोसिस यानी इसीलिए इसे लाइसोसोम का पाचन उपकरण भी कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो यह मुख्यतः क्या करता है कि यह एंजाइम का उत्पन्न करता है। यह एंजाइम जो है पाचन में भूमिका निभाता है। इसी कारण से जो आपके क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उसको यह पचा देता है, ठीक है, अपने ही अंदर। तो लाइसोसोम ये हो गया। अब दूसरा है गोल्गी एपार्टस है। यह भी कोशिका जो द्रव है उसके ऊपर तैरने वाला ऑर्गेन है, गोल्गी एपार्टस, गोल्गी काय। ठीक है, यह बहुत छोटी छोटी आकृति होती है जो कोशिका के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में एक नली के आकार की रचना होती है। यह केंद्रक के समीप स्थित होती है। इनकी रासायनिक रचना में लाइपोप्रोटीन अधिक रहता है, मतलब इसमें प्रोटीन अधिक रहता है। तो गोल्गी एपार्टस कहाँ पे है देख लीजिए। गोल्गी एपार्टस देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ए है आपका गोल्गी एपार्टस, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, यही है आपका गोल्गी एपार्टस, जो कि कोशिका द्रव के अंदर जो है यह आकृति जो है पतली पतली सी बनी होती है, यही गोल्गी एपार्टस है। तो गोल्गी एपार्टस के बारे में चलिए देख लीजिए। गोल्गी एपार्टस केंद्रक के नज़दीक इनकी रासायनिक संरचना में लाइपो मतलब इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और यह एक नली नुमा संरचना होती है, जो अभी आप देखें ना, एक नली नुमा संरचना जो है अभी आप देखे हैं। ठीक है, वही चीज़ें हैं। गोल्गी तंत्र का संबंध यानी स्राव सिक्रेशन की क्रिया से होता है, यानी गोल्गी तंत्र का जो संबंध है वह सिक्रेशन की क्रिया से होता है। यह पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का आंशिक निर्माण भी करता है। मतलब यह पॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का आंशिक निर्माण भी करता है। ठीक है, कोशिका के अंदर जो भी स्राव उत्पन्न होते हैं और एकत्र होते हैं उनको यही गोल्गी तंत्र कोशिका कला के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। मतलब जो कोशिका के अंदर जो भी सिक्रेशन होता है, जो भी स्राव होता है, वह स्राव का कंट्रोल कौन करता है, यही गोल्गी एपार्टस करता है। यह बाहर निकाल देता है उस स्राव को, ठीक है, कोशिका के अंदर से। साथ में यह आंशिक रूप से पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण करता है। ठीक है, इसके अंदर रासायनिक संरचना में लाइपोप्रोटीन अधिक रहता है। ठीक है, इसके अंदर संरचना में, और यह केंद्रक के नज़दीक होता है। ठीक है, यह साइटोप्लाज्म में एक नली के आकार की संरचना होती है जो सिक्रेशन की क्रिया से जो है इसका संबंध है। यह जो है पदार्थ को निकालता है अंदर से, जो क्या होते हैं अंदर से जो स्राव उत्पन्न होता है उसको कलेक्ट करके बाहर निकालता है। तो यही गोल्गी एपार्टस होता है, जो कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेन है। ठीक है, पांचवा है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम कणिका यानी ग्रेनुलोस की तरह होते हैं। यह कोशिका द्रव के अंदर एकाकी अथवा समूह में होते हैं। राइबोसोम जो है कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म के अंदर या तो एक मिलेगा या एक से ज़्यादा समूहों में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों में मिलेगा, जिनमें राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी RNA रहता है। राइबोसोम में क्या होता है, RNA रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइबोसोम में समस्त कोशिका का आधे से अधिक प्रोटीन इन्हीं में निर्मित होता है, क्योंकि इसमें RNA रहता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन का निर्माण होता है कोशिका में, वह आधा से ज़्यादा कोशिका का प्रोटीन यही निर्मित करता है, कौन, राइबोसोम। अतः इनको प्रोटीन निर्माण का कारखाना भी कहा जाता है। तो राइबोसोम में आधा से ज़्यादा प्रोटीन होने के कारण इन्हें प्रोटीन का निर्माण का कारखाना भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं में RNA होता है। राइबोसोम कोशिका द्रव में एक या समूहों में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यह ग्रेनुलस की तरह होते हैं। तो राइबोसोम को समझ गए। राइबोसोम कहाँ है, देखिए राइबोसोम जो छोटा छोटा बिंदी आप लोग काला काला देख रहे हैं ना, यही राइबोसोम होता है, छोटा छोटा बिंदी, यही राइबोसोम है। ये राइबोसोम क्या करता है, ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है RNA होता है, आधा से अधिक जो है प्रोटीन इसी में होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझ गए। चलिए अब आता है आखिरी में है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा की सेंट्रोसोम एक अति लघु घनीभूत संरचना है। सेंट्रोसोम कौन है, देख लीजिए, सेंट्रोसोम घनीभूत संरचना है। ठीक है,
संरचना है जो चारों ओर से धागे जैसी संरचनाओं से जो है घिरी हुई रहती है तथा दो केंद्रिका मतलब न्यूक्लियस से निर्मित, इसमें दो केंद्रिका होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन रिप्रोडक्टिव क्रिया को पूर्ण करना। तो साइटोसोम क्या होता है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म कि सेंट्रोसोम एक अतिलुग्म घनीभूत संरचना है। मतलब जो सेंट्रोसोम है यह आपके साइटोप्लाज्मा के एक घनीभूत संरचना है। ठीक है, जो चारों ओर धागे जैसी संरचना में आपके मौजूद होता है। ठीक है, और यह जो है विभाजन, कोशिका विभाजन जो होता है ना, उसमें सेंट्रोसोम काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी पूर्ण करता है कोशिका विभाजन के काम को। ठीक है, और इसमें दो केंद्रिकाओं से यह निर्मित होता है। सेंट्रोसोम दो कोशिकाओं, दो केंद्रक से निर्मित होते हैं। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो नॉर्मली यही आपका जो है कोशिका है। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका एनर्जी गृह का पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी हाउस कहते हैं। यही आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका को सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी देने का काम करता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी हाउस कहते हैं। तो चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। 7वां में एक और लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया, मैंने आपको सारा के सारा बता दिया। कि कार्यों को देखते हैं, कोशिका के क्या कार्य होते हैं, कोशिका के कार्यों को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कोशिका के कार्य मैंने आप लोग अभी तक जितना पढ़ाए हैं समझ गए होंगे कि कोशिका का क्या क्या काम है। कोशिका के कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। प्रत्येक जीव या जीव प्राणी में जो सेल होता है एक मूलभूत इकाई है, मतलब यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई है सेल। निम्नलिखित में से कार्य होते हैं, सेल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसमें जो है आपके निम्नलिखित कार्य होते हैं। सेल का काम होता है वृद्धि करना, जैसे जैसे सेल में वृद्धि होगा वैसे वैसे बॉडी में भी वृद्धि होगा, तो इसका काम है वृद्धि करने का। इसका काम है मूवमेंट, गति करने का। या शरीर में कहीं भी क्षति चोट आदि पहुंचती है तो यह श्वेत रक्त कोशिकाओं उस स्थान प्रभावित स्थान की ओर एमीबॉइड गति करके पहुँचती है और क्षति को पूर्ति करती है। आपके शरीर में कहीं भी घाव हो जाए, चोट लग जाए, क्षति पहुँचे तो वहाँ का कोशिका का क्षति होता है। तो वहाँ की कोशिका को क्षतिपूर्ति करने के लिए एमीबॉइड गति से वहाँ पे WBC पहुँचता है और क्षति को पूर्ति करता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट होता है, इसमें गति होता है। तीसरा है इसमें श्वसन का भी काम होता है। इसके कारण जो है कोशिका में श्वसन का भी काम होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें उत्सर्जन का भी कार्य होता है इसके द्वारा एसिमिलेशन का भी काम होता है, स्वांगीकरण का भी। इसके द्वारा एग्जेक्टिबिलिटी मतलब उत्तेजना का भी काम होता है, रिप्रोडक्शन का भी कार्य होता है और अन्य कार्य भी बॉडी का यह करता है। तो कोशिका का बहुत सारे काम है, चाहे वो अन्य काम हो, प्रजनन का हो, उत्तेजना का हो, उसके बाद स्वांगीकरण का काम हो, उत्सर्जन का काम हो, श्वसन का काम हो, गति का काम हो या फिर वृद्धि का काम हो। तो यह सब जो है काम कोशिका के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले स्किन होता क्या है, देखिए। तो स्किन जिसे हम लोग त्वचा बोलते हैं, शरीर के सबसे बड़ा ऑर्गेन है। यह क्या है, शरीर के सबसे बड़ा अंग है, ध्यान दीजिएगा, जो शरीर को ढकने का काम और उसे सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, यह शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। स्किन हमारे देखते हुइएगा पूरे बॉडी के पार्ट में एक लेयर सा बना हुआ है, ऊपरी पार्ट है, बाहरी परत है शरीर का। ठीक है, तो यह सबसे बड़ा अंग होने के साथ साथ शरीर को ढकने का, शरीर को रक्षा करने का कार्य करती है। यह शरीर को बाहरी वातावरण यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सुरक्षा प्रदान करता है। यही हमारा स्किन होता है, त्वचा होता है। ठीक है, आगे इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, स्किन के लेयर आपको सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए। स्किन के लेयर, स्किन के लेयर की मैं बात करूँ तो त्वचा के मुख्यतः 3 लेयर होते हैं। ठीक है, पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, बाहरी लेयर होता है, डर्मिस जो कि बीच के लेयर होता है, और हाइपोडर्मिस या इसी को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं, यह अंदर की परत होता है। ठीक है, तो कुल मिला के स्किन, आपसे कोई पूछे स्किन कितने लेयर में होता है, तो स्किन बेसिकली 3 लेयर से बना होता है। पहला लेयर बाहरी लेयर जो होता है एपिडर्मिस होता है, बीच का लेयर जो होता है डर्मिस होता है, और सबसे अंदरूनी जो लेयर होता है स्किन का उसे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, जो अंदरूनी परत होता है। तो इन 3 लेयर को आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यही आपका स्किन है। स्किन ये देखने में यहाँ पे इतना मोटा है, लेकिन बेसिकली स्किन कितना पतला है आप लोग भी जानते हैं, हम लोग महसूस करते हैं। देखिए, ये एक प्रकार से इमेजिन कीजिए कि ये स्किन है। ठीक है, स्किन त्वचा है। मैंने पढ़ाया क्या कि बाहरी परत एपिडर्मिस होता है, तो ये बाहरी सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस, ये बीच का परत जो होता है यह डर्मिस का होता है, और तैलीय और आपका कहा जाए तो सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मस जो सबसे अंदरूनी होता है, जो अटैच होता है मसल्स के साथ में, इसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। बात समझ गए। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए
ये जो आप देख रहे हैं बाहरी लेयर, ये बाहरी लेयर जो आप लोग देख रहे हैं, स्ट्रेटनम कॉर्नियम, स्ट्रेटनम लूसिडिनम, स्ट्रेटियम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटियम स्पिनोसम, स्ट्रेटियम बेसल, ये जो दो चार ये पांचों जो प्रकार है, यह आपके बाहरी लेयर का प्रकार है। बाहरी लेयर का प्रकार ज़्यादा है, ठीक है। बाहरी लेयर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रकार इसका जो है ये सब के सब है। बीच का लेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितने भी हमारा ग्रंथियाँ होती है, जितने भी हमारा हेयर का रोम होता है, जितने भी ब्लड वेसल्स है, सब डर्मिस में ही जो है जाकर खुलता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होता है। देखिए ना, ऊपर में कोई वेसल्स आपको देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए लाइन वाला लाइन जो है सब वेसल्स ही है, सब जो है आपका ग्रंथि है, जो इसमें लत्तीनुमा लाइन वायर के जैसे दिख रहा है, ये सब ग्रंथि है, ब्लड वेसल्स है, जो कि ये बीच वाला लेयर में है, ठीक है। कहाँ है? इस बीच वाला लेयर में। तो ये सब जो है स्किन है। देखिए हेयर का भी रोम यहीं से निकला है, बीच वाला से ही यहाँ पे निकला है, जड़ यहीं पर है ना। तो कुल मिला के ये अपन इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रख लीजिए। और एपिडर्मिस के जो टाइप्स है, एक प्रकार से टाइप्स है स्ट्रेटनम, ठीक है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पेनियोसम, स्ट्रेटम बेसल। याद रख लीजिए, कॉर्नियम, लूसिडियम, ठीक है, ग्रेनुलोसम, स्पेनियोसम एंड बेसल, ये याद रख लीजिए। बाकी ये तो सब स्ट्रेटम ही है, ये एपिडर्मिस का प्रकार है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एपिडर्मिस या बाहरी लेयर होता है। अब इसको तीनों लेयर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। यह त्वचा के सबसे बाहरी परत ऊपरी परत होता है, जो शरीर को बाहरी हानिकारक तत्वों से बचाता है, ठीक है। जैसे रेडिएशन वगैरह हो गया, टेम्परेचर वगैरह हो गया, ठीक है ना, धूप हो गया, इन सब से बचाता है। नेक्स्ट है इसका विशेषता क्या है? तो देखिए यह परत बिना रक्त कोशिकाएं ब्लड वेसल्स की होती है। मैंने ऊपर दिखाया ना पिक्चर में कि सबसे ऊपर वाला जो एपिडर्मिस है उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स था नहीं था, वह सीधा एक जो है लेयर होता है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स, कोई ग्रंथि या कोई हेयर का रोम जो है नहीं होता है, ठीक है। तो यह बिना रक्त ब्लड वेसल्स के होता है। इसमें कोशिकाएं लगातार बनती और झड़ती रहती है, क्योंकि इसमें लगातार जो है स्किन में जो सेल होता है बाहरी परत का डेड होते रहता है। यह 4 से 5 उप परतों सब लेयर में बांटी होती है। जो ये मैंने 5 लेयर एपिडर्मिस का बताया ना, स्ट्रेटम लूसिडिनम, स्ट्रेटम ग्लोसिलम, ये सब जो मैंने बताया वो चारों 5 लेयर में बांटा होता है, सबसे बाहरी लेयर। तो यही इसका जो है एपिडर्मिस है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी ऊपर बता दिया सब लेयर है, यानी लेयर का लेयर है। जो एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला है उसमें भी अलग अलग लेयर है, 4-5 लेयर है, जो कि मैंने नाम बता दिया। एक बार और देखिए, स्ट्रेटम कॉर्नियम, कॉर्नियम याद रखिए कॉर्निया से, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है सबसे ऊपर का यह परत है, किसका? एपिडर्मिस का। यह मृत कोशिकाएं से बनी होती है, शरीर की सुरक्षा करती है। तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, इसको ध्यान में करके रखिए। यह एपिडर्मिस का सबसे फर्स्ट लेयर होता है, ठीक है। आगे है स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम यह परत केवल हथेली और तलवे में पाई जाती है, यानी एपिडर्मिस में ये जो स्ट्रेटम लूसिडम होता है, यह लूसिडम जो होता है सिर्फ हथेली और तलवे में, जहाँ पे मजबूत जो है त्वचा है वहाँ पे ये सिर्फ पाई जाती है स्ट्रेटम लूसिडम। पारदर्शी ये होता है, ठीक है, याद रखना। तीसरा है यहाँ पे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसमें केराटिन बनने लगता है, ठीक है, कोशिकाएं मरने लगती है। तो तीसरा है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा है स्ट्रेटम स्पिनोसम, इसमें प्रतिरक्षा से संबंधित कोशिकाएं पाई जाती है। पांचवा है स्ट्रेटम बेसल, यह सबसे निचली परत होती है। आप सभी देख सकते हैं जो पांचवा लेयर है स्ट्रेटम बेसल, इस स्ट्रेटम बेसल ये तो सबसे नीचा होता ही है एपिडर्मिस के, लेकिन यहीं से नए कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। यहाँ पे मेलेनोसाइट होते हैं जो मेलानिन बनाते हैं, जो जिसके कारण त्वचा का रंग जो है आपका जैसा जिसका त्वचा का रंग है वैसा बिखरता है, ठीक है। तो स्ट्रेटम बेसल में ही जो है आपका त्वचा का रंग जो है निर्धारण होता है मेलानोसाइट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया एपिडर्मिस के 5 लेयर, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे सेकेंड लेयर है जो कि डर्मिस है। डर्मिस का सेकेंड लेयर जो है यह एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है और त्वचा को मजबूती, लचीलापन और पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो डर्मिस जो होता है यह मध्य परत है, और मध्य परत है तो काफ़ी महत्वपूर्ण परत है। फर्स्ट परत में तो कोई जो है ब्लड वेसल्स,
कोई भी नर्व सेल या कोई भी जो है आपको वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है। वो सीधा एक जो है लेयर में होता है। लेकिन डर्मिस के अंदर बहुत सारे जो है आपको ब्लड वेसल्स, बहुत सारे तंत्रिकाएं, बहुत सारे ग्रंथियां मौजूद होती है इसी बीच वाले लेयर में स्किन के, ठीक है। यह एपिडर्मिस से नीचे होता है, त्वचा को मजबूती, लचीलापन और पोषण प्रदान करता है। कैसे पोषण प्रदान करता है? क्योंकि यहीं से ब्लड वेसल्स, यहीं से नर्व सेल, यहीं से ग्लैंड जो है आपको मजबूती से यहीं पे रहता है, इसलिए इन सब की मौजूदगी से इसे लचीलापन भी बनाता है। आगे मैं बात करूँ तो इसकी विशेषता वही है कि इसके अंदर इस परत में ही ब्लड वेसल्स होता है, नर्व होता है और यहीं पे जो है आपके ग्रंथियाँ भी होती है। यह 2 सब लेयर में होता है, 2 उप परत में होता है। कौन कौन सा 2 उप परत है, चलिए आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो जिस प्रकार से आप लोग एपिडर्मिस के 5 सब लेयर देखे हैं, उसी प्रकार से आपके बीच वाले लेयर में भी 2 अलग अलग लेयर है। पहला है पेपिलरी लेयर। पेपिलरी जो लेयर है यह ऊपर की एक पतली लेयर होता है, ठीक है। मतलब यह ऊपर का, बीच के लेयर का यह ऊपरी लेयर होता है, ठीक है, पतली लेयर। इसमें स्पर्श रिसेप्टर होते हैं, यह एपिडर्मिस को पोषण देती है। अब चूंकि यह एपिडर्मिस किससे कनेक्ट होता है, बीच के लेयर में ऊपर वाला पतली लेयर होता है, तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला से भी ऊपर तो एपिडर्मिस है, तो उससे जो नीचा है तो संपर्क में रहेगा ही ना, इसीलिए इसे स्पर्श रिसेप्टर बोलते हैं। स्पर्श रिसेप्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो है एपिडर्मिस के साथ स्पर्श रहता है, ठीक है। तो पेपिलरी हो गया। अब यहाँ पे रेटिकुलर है। पेपिलरी के बाद कौन सा है, रेटिकुलर लेयर है। यह गहरी और मोटी परत होती है। अब चूंकि पहला परत तो भाई पतली लेयर है जो स्पर्श कर रहा है एपिडर्मिस के लेयर के साथ, तो अब उसके बाद जो भी बच जाता है वो गहरी और मोटी लेयर में यही होता है। इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर होते हैं। इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे इसके अंदर ही स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियाँ, सीबिकस ग्लैंड जिसके अंदर जो है तैलीय ग्रंथियां होती है, हेयर फॉलिकल होते हैं, तो यहीं से जो है आपके ये सब निकलते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। पसीना जो निकलता है वह इसी के अंदर ग्रंथि होता है जहाँ से पसीना निकलता है, ठीक है। स्किन के ऊपर जो देखते होइएगा चिपचिपा सा जो पदार्थ निकलता है, सीबिकस ग्लैंड यही होता है। हेयर जो निकलता है स्किन के ऊपर वह यहीं से इसका जड़ होता है, समझ रहे हैं ना। तो रेटिकुलर जो होता है यह डर्मिस का ही जो है आपका बीच निचले पार्ट का है, ठीक है। ब्लड वेसल्स वगैरह वहीं पर होता है, तो ये चीज़ समझ गए। अब आगे आइए। आगे कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हाइपोडर्मस, ठीक है। आगे क्या है, हाइपोडर्मस है। तो हाइपोडर्मस में यहाँ पे देख लीजिए तीसरा सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मस जो है होता है। यह सबसे अंदर की परत है जो त्वचा और शरीर के अंदरूनी अंगों के बीच कुशन का काम करता है, रास्ता का काम करता है, ठीक है। यह सबसे अंदरूनी परत है जो त्वचा और शरीर के अंदरूनी अंगों के बीच क्यूशन का काम करता है, ठीक है। मतलब अब ये चूँकि सबसे अंदरूनी है तो जहाँ भी होगा वो अंदरूनी है तो उस अंग से अटैच होगा, और ऊपर स्किन से अटैच है। तो कहने का मतलब है कि यह जो है अंग इंटरनली ऑर्गेन और स्किन दोनों के बीच में एक जो है क्वेश्चन का काम करता है, यानी एक कहा जाए तो जोड़ने का, पुल का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये चूँकि हाइपोडर्मस है तो इसका विशेषता क्या है, यह वसा ऊतक फैटी टिश्यू से बना होता है, इसमें फैट होता है। ऊर्जा संग्रह, एनर्जी स्टोरेज यहीं पे होता है, ठीक है। शरीर को ठंडा और चोट से बचाता है हमें। इसमें बड़ी रक्त कोशिकाएं और तंत्रिकाएं होते हैं। तो ये अपन जो ये अभी जो देखे हैं हाइपोडर्मस, ये हाइपोडर्मस सबसे अंदरूनी, सबसे निचला होता है, जो अंदरूनी अंग के साथ तो होता ही है संपर्क में, और बाहरी जो है त्वचा के साथ में संपर्क में होता है। यह फैटी टिश्यू का होता है, इसीलिए इसमें वसा होता है। यह वसा होने से यह एनर्जी को स्टोर करता है। यह शरीर को ठंडा और चोट से बचाता है। इसमें बड़ी रक्त कोशिकाएं और तंत्रिकाएं मौजूद होती है। तो ये जो है हाइपोडर्मिस लेयर का मुख्य विशेषता है जो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे मैं कार्य आपको बता देता हूँ, कार्य क्या क्या कार्य होता है स्किन का। देखिए स्किन का जो काम होता है, आपने तो लेयर देख लिया, 3 लेयर होता है, लेकिन ये तीनों लेयर मिलकर स्किन बनाता है। तो बेसिकली वह स्किन का क्या काम है, स्किन का क्या काम है हमारे बॉडी में। तो पहला काम स्किन का तो यही है, पहला काम तो स्किन का यही होता है कि यह बॉडी को सुरक्षा देता है। क्या करता है, सुरक्षा देता है। क्या करता है, सुरक्षा किससे देता है, तो टेम्परेचर से,
बहुत सारे खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रे होते हैं, पराबैंगनी किरण, उससे सुरक्षा देता है, ठीक है। बाहरी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा देता है, डायरेक्ट बॉडी में नहीं प्रवेश करने देता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके तापमान से, इन सब से सुरक्षा देने का काम करता है। चोट से भी सुरक्षा देता है, तो पहला घाव तो स्किन पर ही न लगता है, तो ये सुरक्षा देता है। दूसरा काम ये क्या करता है, तो दूसरा इसका जो काम है ताप का नियंत्रण करना, यानी स्किन हमारे बॉडी के हीट ताप के रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी में ज़्यादा तापमान होने पर, कम तापमान होने पर यह जो है तापमान को मेंटेन करता है, ठीक है। इसका काम सेंसेशन का भी होता है, इसका काम जो है संवेदना का भी होता है। ये संवेदना का भी काम करता है, जैसे आप उस पर चूँकि गर्म रखते हैं तो गर्म का एहसास, ठंडा रखेंगे तो ठंडा का एहसास, छुएंगे उसमें आप चींटी काटेंगे तो काटने का एहसास, तो यह एहसास बेसिकली सेंसेशन का काम करता है, ठीक है। आगे होता है यहाँ पे स्राव और उत्सर्जन का काम, ठीक है। स्राव और उत्सर्जन का काम होता है। स्राव और उत्सर्जन के काम कैसे होता है, तो यह स्राव उत्सर्जन के काम, जैसे आपके बॉडी से जो है तैलीय निकलता है, वह क्या होता है, सीबिकस सीबम होता है, बॉडी से स्राव होता है। पसीना निकलता है, वह भी जो है यहीं से स्राव होता है, ये स्राव करता है। यह जल संतुलन का काम करता है। क्या करता है, जल को संतुलन करने का काम करता है बॉडी में। अधिक पानी होने पर बॉडी से पानी बाहर निकल जाता है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो है संतुलन का भी, जल संतुलन का भी काम करता है। यह भंडारण का भी काम करता है, जैसे अभी आप देखे हैं कि यह अपने अंदर वसा को जो है स्टोरेज करके रखता है। तो वसा के स्टोरेज करने का मतलब क्या है कि वह ऊर्जा भी प्रदान कर सकता है। तो यह फैट को रखता है, यानी ऊर्जा देने के लिए, तो यह स्टोरेज का भी काम करता है, बात समझ गए ना। इसके थ्रू, स्किन के थ्रू हम दवा भी प्रवेश कराते हैं, तो यह मेडिकेशन का भी काम करता है, ड्रग रूट का। जैसे बहुत सारे क्रीम वगैरह आता है, तो यह स्किन के ऊपर लगाने से वह एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वह दवाई देने का भी एक माध्यम हो गया। तो ये सब इसका काम है स्किन का, ठीक है। आगे सबसे पहले समझिए कोशिका सेल डिवीजन होता क्या है, ठीक है। कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोशिकीय विभाजित होकर अपने जैसी नए कोशिकाओं का निर्माण करता है। सबसे पहले समझिए कि ये जो सेल डिवीजन है यह एक प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक प्रोसेस में चलता है सेल डिवीजन। अब इसके अंतर्गत जितने भी सारे कोशिकाएं हैं, मतलब जितने भी सेल है बॉडी में, वो विभाजित होकर अपने ही जैसे नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। ये कोशिकाएं गुण और आकार में एक समान होती हैं। ये जो सेल होती है, ये सेल चाहे उसका गुण हो या आकार हो, विभाजन होकर जो अपने जैसे नई कोशिका का निर्माण करती है, तो वो जो नए कोशिका जो निर्माण होता है उसका गुण और आकार जो है समान होता है, पहले वाले पेरेंट सेल की तरह, ठीक है। समान गुण वाली एक समान आकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती है। अब जो समान गुण का, समान आकार के जो कोशिका होती है वह आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। इसीलिए आपको पता होगा सबसे सूक्ष्म इकाई, संरचनात्मक इकाई सेल ही होता है। यही सेल आपस में मिल कर जो है आपको ऊतक का निर्माण करता है, ठीक है, पता है ऊतक का निर्माण करता है। तो ऊतक कैसे बनता है, तो जो कोशिका समान गुण के, समान संरचना के होते हैं, समान रचना और समान गुण के, वो आपस में मिलकर जो है एक समान आकार की कोशिका आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, ठीक है। शारीरिक विकास होने पर कोशिका के आकार में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। पूरी तरह से विकसित होने पर ही कोशिका विभाजित होती है। आपको पता होना चाहिए कि शरीर का जैसे जैसे विकास होता है, जैसे बच्चा में छोटा, फिर धीरे 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 सब चीज़ जो है विकास होता है, तो कोशिका का भी एक निश्चित सीमा तक विकास होता है और कोशिका का भी आकार में वृद्धि होता है। जिस प्रकार से बॉडी के आकार में वृद्धि होता है, उसी प्रकार से कोशिका का भी एक निश्चित सीमा तक वृद्धि होता है, ठीक है। पूरी तरह से विकसित होने पर ही कोशिका जो है विभाजित होती है, और जब कोशिका अपना पूर्ण मैच्योर होता है तभी जाके कोशिका विभाजित होता है। तो देखिए, कभी भी कोशिका विभाजित होता है, सबके बॉडी में कोशिका है, बिना कोशिका के जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है, चाहे बॉडी संभव ही नहीं है। तो जो कोशिका होता है वो बॉडी के वृद्धि, शारीरिक विकास के, शारीरिक वृद्धि के साथ कोशिका का भी वृद्धि होता है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो कोशिका का वृद्धि होता है वो एक निश्चित सीमा तक ही रहता है, ठीक है, और पूरी तरह से विकसित होने पर ही कोशिका भी अपना विभाजन करता है, ठीक है। कोशिका विभाजन की आवश्यकता कोशिकाओं के मृत या नष्ट होने के स्थान पर नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए होता है। अब आप कहिएगा ये विभाजन क्यों होता है, तो देखिए विभाजन इसलिए होता है कि मान गए हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी वृद्धि हो रहा है, ठीक है, बॉडी जो है वृद्धि कर रहा है, लेकिन कोशिका अगर वृद्धि नहीं करेगा, और कोशिका वृद्धि कहाँ से होता है, विभाजन से ही, ठीक है। एक बना, एक से दो बना, दो से तीन बना, ऐसे करके ही यह विभाजन होता है, ठीक है।
तो वृद्धि बॉडी का तो हो रहा है, लेकिन अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो आपका बॉडी में जो कोशिका डेड हो चुकी है, जो मृत हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, उस कोशिका के जगह पर अगर विभाजन नहीं होगा तो नए कोशिका आएगा नहीं। तो इसलिए विभाजन होता है, ताकि किसी कारण से चोट फोट से या घाव वगैरह होता है तो देखिएगा वहाँ का स्किन डेड वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पर जो है भरने के लिए नए सेल का निर्माण इसी विभाजन के जरिए होता है। बातें को समझ गए? चलिए आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, नई नष्ट हुई नई कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका की स्थापना करने के लिए कोशिकाओं का विभाजित होना आवश्यक है। वही बात मैंने बताया कि नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर अगर नए कोशिका का स्थापना करना है तो इसके लिए कोशिकाओं का विभाजन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कोशिकाओं का विभाजन दो प्रकार से होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये कोशिका विभाजन समझे होंगे कि कोशिका विभाजन क्यों संभव है, कोशिका विभाजन कब होता है, ठीक है, और किस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सीधी सी बात है, सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया में होती है, ठीक है, और यह अपने ही जैसे नए कोशिकाओं का निर्माण करता है डिवीजन विभाजन होकर, ठीक है। और इसमें समान गुण और समान रचना के कोशिका का जो है निर्माण होता है डिवीजन होकर, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है शारीरिक वृद्धि होने पर कोशिका का भी वृद्धि होता है एक निश्चित सीमा तक, ठीक है, और पूरी तरह से विभाजित होता है। उसके बाद अगर कोई कोशिका बॉडी में डेड हो चुकी है, मतलब मृत हो चुकी है किसी कारण से, ठीक है, नष्ट हो चुकी है, तो उसके जगह पर नई कोशिकाओं के लिए निर्माण के लिए विभाजन जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर अगर नई कोशिका आता है तो वह विभाजित कोशिका द्वारा स्थापित की होता है वहाँ पे, और यह विभाजन दो प्रकार से होता है। तो सेल डिवीजन उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, एनाटॉमी लोग कहता है बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत आसान है। इसको देखिए, अब एक चीज़ मैंने कैसे किया है, यहाँ पे देखिए, ये जो सेल डिवीजन था, ये सेल डिवीजन ये आपको सीधा दे दिया गया था, सीधा दे दिया गया था। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये लाइन यहीं से शुरू था, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। यहाँ फुल स्टॉप है, ये वाला लाइन यहीं से शुरू था, लेकिन मैंने यहाँ से कर दिया, लाइन चेंज कर दिया। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये वाला लाइन जो है यहीं से शुरू था, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से शुरू किया। तो इससे होता यह है कि जैसे देखिए एक एक लाइन बन चुका है अपन का, ठीक है, अपन यहाँ पे एक एक लाइन बन चुका है। अब पहले ये लाइन को क्लियर कर लेंगे, फिर ये लाइन को क्लियर कर लेंगे, फिर ये क्लियर कर लेंगे, फिर ये क्लियर कर लेंगे, फिर ये क्लियर कर लेंगे। तो इससे आसान होता है क्लियरिटी होने में, ठीक है, याद होने में। और अगर डायरेक्ट जो है यहाँ से भी रहता, ठीक है, फिर जो है यहाँ से भी रहता, फिर यहाँ से भी रहता, फिर यहाँ से भी रहता, तो क्या होता, पूरा घौच-पच रहता, ठीक है, और पूरा लगता कि पूरा एकदम रट लेना है, थ्योरी टाइप से रहता पूरा भरा हुआ, तो अच्छा नहीं लगता, याद भी नहीं होता, पढ़ने में मन भी नहीं लगता। और लाइन बाई लाइन चीज़ें को कर देने से पढ़ने में भी मन लगता है और याद भी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश है, जो इंग्लिश वाले हैं देख लीजिएगा। अब आप लोग ऊपर में देखें, सेल डिवीजन दो प्रकार से, यही दो प्रकार है, एक मिटोसिस है जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, एक मियोसिस होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन हम लोग कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेल डिवीजन दो प्रकार से होता है, याद रखिएगा। एक होता है आपका मिटोसिस जिसे समसूत्री कहते हैं, और ये मियोसिस होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला है समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है, मिटोसिस क्या होता है। तो देखिए, इस विभाजन की प्रक्रिया में समान गुण वाले एक ही आकार के दो अनुजात यानी डॉटर सेल उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इस विभाजन में क्या होता है, जैसे इसमें कोशिका जो विभाजन होता है तो इसमें जो समान गुण और समान आकार जो होता है उसमें दो अनुजात कोशिका यानी दो डॉटर सेल उत्पन्न होती है। इस प्रकार के विभाजन सोमैटिक कोशिकाओं में होता है। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि समसूत्री में जब विभाजन शुरू होता है ना, जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें एक कोशिका जो है दो अनुजात कोशिकाएं में विभाजित होता है। जैसे दोनों का आकार और दोनों का जो गुण है समान होता है, और ये दो अनुजात कोशिकाएं में उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और इस प्रकार के विभाजन सोमैटिक कायिक कोशिकाएं में होता है। बातें को ध्यान से सुनिएगा। कायिक कोशिकाएं नष्ट हुई कोशिकाएं के स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। इस विभाजन की चार अवस्था है। और कायिक कोशिकाएं का क्या काम है, तो बॉडी में जितने भी कोशिकाएं नष्ट होती है दैनिक कार्यों से, चोट से, ठीक है, या कुछ भी चीज़ों से बॉडी में जहाँ जहाँ कोशिका का क्षति होता है, नष्ट होता है, वहाँ पे यह कायिक कोशिका जो है जाकर स्थापित होता है, ठीक है, नई कोशिकाएं के रूप में। बातें को समझ गए। और ये मिटोसिस समसूत्री जो विभाजन होता है यह चार अवस्था, चार फेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। अब ये मिटोसिस को समझने के लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये आपका एक मदर सेल है। जैसे मैंने बताया एक कोशिका है, यह दो अनुजात में विभाजित होता है, यही दो डॉटर सेल में यहीं पे विभाजित हुआ है। ये जो मदर सेल है ये दो डॉटर सेल में यहाँ पे देखिए यही विभाजित हुआ है, ठीक है, दो अनुजात में जो समान गुण और समान रचना रखता है। देखिए इसी प्रकार से है ना, यहाँ पे ए भी और ए भी, दोनों का आकार देख रहे हैं, दोनों का रचना भी समान देख रहे हैं। तो ही कहता है वो कोशिका समसूत्री में जो समान गुण और समान रचना के दो अनुजात कोशिकाएं में विभाजित हो जाता है, वही समसूत्री होता है, ठीक है। इसके बीच में ये सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता है, लेकिन मेन रिजल्ट ये वाला है और ये वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओके,
समझ गए। चलिए, तो ये हो गया आपका मिटोसिस। अब आता है यहाँ पे जो है इसका जो है अलग अलग यहाँ पे ये फेज देख लीजिए, ये वाला 4 फेज है मिटोसिस का, समसूत्री का। पहला है प्रोफेज, पूर्व अवस्था, मतलब पहले का अवस्था, सबसे पहला अवस्था यही होता है। उसके बाद होता है मध्य अवस्था, मेटाफेज। उसके बाद होता है एनाफेज, पश्चावस्था। और 4 में होता है टेलीफोज, मतलब अंत्यावस्था। इस फिगर में भी देख लीजिए आप लोग, 4 अवस्था है। प्रथम अवस्था, ठीक है, यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा, ये दोनों मिलकर तीसरा, और ये लास्ट में चौथा, ठीक है। तो यही जो है 4 अवस्था, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, यही 4 अवस्था होता है। ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, एनाफेज पश्चावस्था, चौथा टेलीफोज अंत्यावस्था, ठीक है। याद रखिएगा कि मिटोसिस विभाजन यही 4 फेज में होता है। ओके, आगे चलिए। बी नंबर है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन जैसा मिटोसिस डिवीजन था कि वह क्षति हुए, नष्ट हुए कोशिकाओं के जगह पर नए कोशिका की स्थापना के लिए मिटोसिस का विभाजन होता है सोमैटिक के रूप में, ठीक है। लेकिन ये मियोसिस जो होता है, इसका जो है सिर्फ लिंग विकसित करने में इसका रोल होता है, ठीक है, लिंग विकसित करने में। मियोसिस कोशिका केवल लिंग विकसित कोशिका डिम्ब व शुक्राणु में ही होता है। इन कोशिकाओं को यौन कोशिका या युग्मनक, सेक्स सेल एंड जिमेट्स कहते हैं। अब ये जो अर्धसूत्री होता है, इसका विभाजन जो होता है वह सिर्फ लिंग विकसित करने के लिए होता है, ठीक है। लिंग विकसित कोशिका के में ही होता है। जैसे डिम्ब, अंडा और शुक्राणु मेल होता है, उनमें भी जो कोशिका होता है वह अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। इन कोशिकाओं को यौन कोशिका और युग्मनक कोशिका इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह लिंग विकसित होने वाला विभाजन होता है मियोसिस में, ठीक है। इन कोशिकाओं में 23 जीरो क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। चाहे वो डिम्ब हो, मेल में डिम्ब में क्या होता है आपको पता है, XX होता है, और फीमेल में XY होता है, ठीक है। तो इसमें भी कोशिका जो है आपके पाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोशिका जो होता है, तो इस कोशिका, ये जो कोशिका विभाजन होता है या अर्धसूत्री से होता है, तो इसमें जो है 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखिएगा, जब निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण होता है। देखिए, जब निषेचन की क्रिया होती है तब युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण होता है। जो मेल और फीमेल दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है, वो निषेचन जो होता है वही युग्मनज या जाइगोट कोशिका का निर्माण करता है, क्योंकि जो शुरू में जो प्रोडक्ट बनता है वो भी कोशिका से ही रहता है, ठीक है। इस युग्मनज या जाइगोट में पूरे 46 गुणसूत्र में 23 गुणसूत्र शुक्राणु का, 23 डिम्बाणु का होते हैं। बातें को समझ गए। इस युग्मनज या जाइगोट कोशिका का विभाजन दैहिक सूत्रीय विभाजन मिटोसिस के द्वारा होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें को आप लोग को समझना है, ठीक है। तो ये जो आपका अर्धसूत्री मियोसिस है, इसका बॉडी में सिर्फ और सिर्फ लिंग विकसित करने के लिए जो है इसका रोल है। जैसे महिलाओं में डिम्ब होता है और पुरुषों में शुक्राणु होता है, उसमें भी कोशिका होता है, और उसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वह मियोसिस से होता है। साथ ही जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें जो युग्मनज बनता है वह युग्मनज जो है इसी मियोसिस के द्वारा ही बनता है, क्योंकि वो भी एक कोशिका के रूप में ही रहता है। और ये जो युग्मनज होता है उसमें पूरे 46 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र शुक्राणु और 23 डिम्बाणु के होते हैं, ठीक है। अब ये जो युग्मनज जो प्रोडक्ट होता है निषेचन का, उसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वह मिटोसिस यानी दैहिक सूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, ठीक है। तो ये विभाजन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इसका इंग्लिश यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत है, हमेशा 5 नंबर में पूछता क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण आप कैसे करेंगे बताएं। 10वां में भी आप पढ़े होइएगा कि अनुवांशिकी एवं लिंग निर्धारण गुणसूत्र क्या होते हैं समझाएं, ठीक है। तो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम बताना है। क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र कहते हैं, वो कोशिका की केंद्र के अंदर धागे जैसी रचना होती है। जो आपका सेल होता है ना, सेल कोशिका, एक कोशिका के केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर भी जो केंद्रक होता है, इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना जो है आपके होती है क्रोमोसोम की। बातें को समझ गए। तो क्रोमोसोम कोशिका की केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना होती है, बातें को समझिएगा, ठीक है। इन्हीं रचनाओं में अनुवांशिक गुण रहता है जो संतान में संचरित होता है। ये जैसे सेल है, ठीक है, ये आपका केंद्रक हो गया। इसी केंद्रक में धागे जैसे संरचना होता है, ठीक है, एकदम धागे जैसे संरचना होता है। और यही धागे जैसे संरचना में अनुवांशिक गुण रहता है, जेनेटिक्स गुण होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति के अंदर चलते रहता है, यानी जो संतान के अंदर ट्रांसमिटेड होते रहता है, ठीक है, इसी धागे जैसी संरचना के कारण। क्योंकि इसमें जेनेटिक्स गुण होते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम होता है धागे जैसा केंद्र के अंदर, उस धागे जैसे संरचना में ही अनुवांशिक गुण रहता है, इसी संरचना में, ठीक है, जिससे संतान में यह जो है माता पिता से बच्चे में जाता है, संचरित होता है गुण, ठीक है। बातें को समझ गए ना। चलिए, ये हो गया।
आगे है नर में शुक्राणु कोशिका स्पर्म सेल, मादा में अंडाणु यानी ओवम सेल होती है। बातों को समझिए। पहला निर्धारण करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होती है। ठीक है, तो मेल में आपका क्या होता है, मेल में होता है स्पर्म, और स्पर्म भी एक कोशिका ही है। ठीक है, उसमें भी कोशिका है। विदाउट कोशिका तो अभी ना समझे हैं कि जब उसमें कोशिका नहीं रहेगा तो क्रोमोसोम तो पूरे कोशिका का ही बना है। बातें को समझिएगा। ठीक है ना। तो नर में शुक्राणु स्पर्म सेल होता है, मादा में अंडाणु ओवम सेल होता है। ठीक है, जो शुक्राणु है जो आपका ओवम है वो भी एक सेल ही है। ठीक है, होती है। इसमें जनन कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होती है, जनन कोशिकाएं होती है। इसमें चाहे वो स्पर्म हो मेल का, चाहे वो अंडाणु हो फीमेल का, उसमें जनन की कोशिका होती है। ठीक है, जनन कोशिका होती है, लिंग विकसित करने वाली कोशिका होती है। ठीक है, इसमें जनन कोशिका होती है, अर्थात इसमें 23 क्रोमोसोम एक जोड़ा होता है, अर्थात 23 क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। समझ गए। ये जो स्पर्म है या फिर मेल का स्पर्म है, फीमेल का ओवम है, इसे जनन कोशिका कहते हैं। जनन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह विभाजन ही, इसका निर्माण ही जो है बच्चे को निर्माण करने के लिए होता है। ठीक है, अर्थात इसमें 23 क्रोमोसोम एक जोड़ा होता है, अर्थात 23 क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे समझ रहे हैं। ये नर और मादा दोनों के जो जनन कोशिका है उसमें 23 जोड़ा, 23 जो है दोनों में होते हैं, 2 सेट में होते हैं 23 का। ठीक है, स्त्रियों में दोनों क्रोमोसोम या गुणसूत्र एक आकार के होते हैं तथा उनमें XX क्रोमोसोम होते हैं। जो स्त्री होती है, स्त्री का जो डिंब है उसमें क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र होता है वह एक समान आकार के होते हैं। इन्हें XX कहते हैं। ठीक है, इन्हें X क्रोमोसोम कहते हैं। पुरुषों में XY क्रोमोसोम दोनों होते हैं जो अपेक्षाकृत छोटा होते हैं। अब पुरुष का जो है, ठीक है, पुरुष का स्पर्म जो है, देखते होइएगा कि पुरुष का स्पर्म जो होता है उसमें XY क्रोमोसोम पाया जाता है। क्योंकि जो पुरुष का स्पर्म है उसमें कोशिका है, कोशिका के केंद्र के अंदर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और वह क्रोमोसोम पुरुष में है तो XY के रूप में रहता है और अपेक्षाकृत छोट होता है। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष दोनों में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र ऑटोसोम के होते हैं। ठीक है, यानी 46 में जो होते हैं 22 जोड़े यानी 44 जो है वह ऑटोसोम के होते हैं और एक जोड़ा लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र रहता है। 46 में मात्र 2 ही ऐसे होते हैं जो लिंग को निर्धारित करते हैं, एक जोड़ा ही होता है जो लिंग को निर्धारित करता है, बाकी के 44 यानी 22 जोड़ा वह ऐसे ही रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जिस समय एक्स डिंब यानी एक्स, जो अगर आपको पता है कि डिंब में XX कोशिका है, ठीक है, XX क्रोमोसोम है, मेल में XY क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका एक निकलेगा और इसका एक निकलेगा तो बच जाएगा, इसमें जो है एक 22 और इसमें 22 बच जाएगा। तो ये 44 जो है ऑटोसोम वाला होता है, बाकी ये एक दोनों मिलकर जो है लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, तो जिस समय जो डिंब ओवम होता है, ठीक है, ओवम जो है फीमेल का अंडा शुक्राणु के X गुणसूत्र से निश्चेतित होता है तो शिशु जो है लड़की होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर महिला के डिंब से X निकला, X गुणसूत्र निकला, शुक्राणु मेल के भी X गुणसूत्र निकला तो क्या होगा, दोनों समान मिलेगा तो लड़की होगी। ठीक है, दोनों समान अगर मिल गई तो लड़की होगी। अगर फीमेल का X और मेल का X दोनों निश्चित हो गया XX तो वह लड़की हो जाएगी। अगर शुक्राणु के Y क्रोमोसोम से निश्चित होता है तो शिशु लड़का होगा। और अगर डिंब के X, दोनों कंडीशन में डिंब, चूँकि डिंब में दोनों XX ही होता है, तो डिंब के X और शुक्राणु के अगर Y क्रोमोसोम एक दूसरे से अपोजिट वाला निश्चित होता है तो वह लड़का होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो लड़का का जो फर्क होता है वह थोड़ा सा ज़्यादा मजबूती वाला होता है लड़कियों के तुलना में। लड़का का जो कद काठी होता है, जो शरीर का बलिष्ठ होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेल फीमेल दोनों के अलग अलग रहता है, लेकिन मेल फीमेल दोनों का अगर इक्वल हो जाता है तो लड़की हो जाता है। लड़की थोड़ा देखिएगा कहीं ना कहीं लड़का के तुलना में उसका बल बुद्धि चाहे जो भी हो वो थोड़ा कम ही रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिगर के माध्यम से स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, तो यह है मेल वाला अंडा वाला। ठीक है, ये मेल वाला है अंडा वाला, इसमें XX जो है आपके गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहिए यानी कोशिका कहिए, क्रोमोसोम वही है। ठीक है, उसके बाद मेल में XY होता है, जो शुक्राणु होता है मेल का उसमें XY क्रोमोसोम होता है। शुक्राणु में चूँकि कोशिका है और अंडाणु में भी कोशिका है, दोनों में कोशिका है, तो इस कोशिका में XY गुणसूत्र है, इस कोशिका में XX गुणसूत्र है। और चूँकि गुणसूत्र ही जो है आपका क्रोमोसोम ही निर्णय करता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा। तो अगर पुरुष का XX XY, महिला का XX
ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं एक इसका और एक इसका ही रोल निभाता है, बाकी के तो 22 और 22 जो है 44 ऐसे ही जो है रहता है, ठीक है। 2 ही होता है जो आपके रोल निभाता है बच्चे में। तो पुरुष का एक्स वाई यानी एक्स अलग करिए, वाई अलग कीजिए, इसका एक्स एक्स दोनों एक्स बराबर ही होता है, तो एक एक्स मानिए। अब मान गए महिला का एक्स और पुरुष का एक्स, अगर ये दोनों आपस में मिल गया तो दोनों समान हो गया, तो यह एक्स एक्स फीमेल यानी जो बच्चा होगा वह लड़की होगी, ठीक है। यदि पुरुष का वाई क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से मिल गया, यानी पुरुष का जो शुक्राणु है महिला के अंडाणु है, महिला के अंडाणु से एक्स निकला और पुरुष के शुक्राणु से वाई क्रोमोसोम निकला और दोनों आपस में मिला तो दोनों एक्स वाई बन गया, और एक्स वाई के कंडीशन में जो लिंग का निर्धारण होता है वह मेल हो जाता है, ठीक है। तो यह फिगर के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। 10th में भी आप पढ़े होंगे। यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश दे दिया है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी जो इसको तगड़े तरीका से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।